में, तो हम जो पैदल मार्च होगा अब की मर्तबा जहाँ से भी हम रिज्यूम करेंगे वहाँ से लेकर दिल्ली तक हम नहीं रुकेंगे, चाहे उसके लिए गवर्नमेंट जो भी कर ले। आप सरकार को चेतावनी दे रहे हैं या धमकी दे रहे हैं? नहीं, ये ना तो चेतावनी है ना धमकी है। हम गवर्नमेंट से फ़िलहाल तो अपील कर रहे हैं। आप जानते ही हैं कि हम अल्फाजों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अल्फाज बहुत ज़्यादा हम ना बोलते हैं, ना उस पे ध्यान देते हैं और ना धमकियाँ कभी देते हैं। बस हमारा काम बोलता है इंशाल्लाह। आपने देखा भी है, चाहे वो इस कम्युनिटी की अगर आप बात करें, चाहे वो कठुआ की मासूमा का कत्ल हो, चाहे फिर डिल्यूशन की बात हो, चाहे वो राजौरी के अंदर 2 लड़कों का मर्डर का मामला हो, कश्मीर में जो फेक इनकाउंटर किया गया। तो इस कम्युनिटी के साथ जब भी मसाइल हुए हैं तो हम ट्राइबल हैं, इंशाल्लाह लड़ना जानते हैं। हम तो अकेले लड़ा करते थे, आज तो खुदा के फजल से हमारे साथ पूरी की पूरी रिजर्व कैटेगरी और जनरल कम्युनिटी में से भी वो लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं वो सारे के सारे हमारे साथ खड़े हैं। हमारी ताकत आज जो है 10 गुना ज़्यादा है इंशाल्लाह। और इस बार हम गवर्नमेंट को ये फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस तरह का कोई भी एक्शन ना लें, क्योंकि आने वाले वक्त में उनके लिए बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। तो आपको लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपकी रिक्वेस्ट को मानेगी? क्योंकि अगर उन्होंने मानना होता तो वो पहले ही यहाँ तक नहीं पहुँचते। नहीं, वो माने या ना माने वो उनका काम है, हमारा काम था कहना, हमने कहा। और अगर पहाड़ी कबीले को एसटी मिले, ये पहाड़ी कबीले के लोग चाहते हैं और गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग चाहते हैं कि पहाड़ी कबीले को जो है एसटी में शामिल ना किया जाए। अभी पार्लियामेंट जो है वो फिर से सेशन जो है वो शुरू होने वाले हैं और पिछली बार भी जिस तरह से जो पहाड़ी लोग थे उनको उम्मीदें थी कि बिल जो है वो पास हो जाएगा, उनको एसटी में शामिल कर दिया जाएगा। इस बार पूरी उम्मीदों के साथ वो लोग हैं कि उनको जो है एसटी स्टेटस जो है वो मिलने जा रहा है, पहाड़ी कबीले के जो लोग हैं। वहीं अगर हम बात करें गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग, तो लगातार ये लोग जो हैं प्रोटेस्ट करते हैं, पैदल मार्च करते हैं कि उन लोगों को जो है इस एसटी स्टेटस जो है उनको ना मिले। बात करेंगे हमारे साथ तालिब चौधरी जी मौजूद हैं। अब क्या अल्टीमेटम ये सरकार को देने जा रहे हैं, क्या कुछ अपनी बात जो है रखना चाहते हैं? तालिब जी, आज जो आपने यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, क्या कुछ मकसद था इसका और क्या डर है आपको? मतलब अगर पहाड़ी कबीले के लोगों को भी एसटी मिल जाता है, वो सरकार जाने और वो लोग जाने, आपके कोटे के साथ अगर छेड़छाड़ नहीं होती है तो दिक्कत कहाँ पर है? बहुत बहुत शुक्रिया अरफाज साहब। बुनियादी तौर पे ये शुरू में जुमला ही गलत है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से किया हुआ फ्लैश किया हुआ जुमला है, पहाड़ी कबीला। तो पहाड़ी एज सच किसी कम्युनिटी या कबीला से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहाड़ी तो ख़ुद में एक कबीला नहीं है, बल्कि बहुत सारे मज़ाहिब के लोगों को इकट्ठा करके, डिफरेंट जो हैं इलाकों के लोगों को इकट्ठा करके एक ज़ुबान के बेस पे उनको एक कबीला बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कि आज तक कभी तारीख़ में हुआ ही नहीं। एथनिक ग्रुप बोल रहे हैं? नहीं, एथनिक कैसे हो जाता है? एथनिक ग्रुप की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एथनिसिटी में होता ये है कि आपके कस्टम्स मिलने चाहिए, आपका ब्लड रिलेशन होना चाहिए, आपका डीएनए सेम होना चाहिए। ये मैं बीच की चीज़ें बता रहा हूँ। तो मुश्ताक बुखारी साहब, रविंदर रैना साहब, बुखारी साहब सैयद मुसलमान बिरादरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ब से, तो रैना साहब हो गए उच्च कोटि के ब्राह्मण, वहाँ से सिख साहब। ये कैसे होगी ये एक कम्युनिटी? ये कैसे एक मतलब कबीला कैसे बन सकता है? एक एथनिसिटी कैसे? रहन तो कहते हैं ना एक जैसे। रहन सहन भी कैसे है एक तरह का? क्या रैना साहब की और मुश्ताक बुखारी साहब के बच्चों की शादियां एक तरह की होती हैं? क्या आपस में उनकी शादियां होती हैं? चलिए आपस को भी छोड़ दीजिए, क्या एक तरह की शादियां होती हैं? क्या उनकी निकाह जो हैं सबकी, रैना साहब के बच्चों का भी निकाह होता है, या मुश्ताक बुखारी साहब के बच्चों का भी वही मामला होता है जो रैना साहब के या विबोध गुप्ता साहब के बच्चों के साथ होता है? रहन सहन भी नहीं एक तरह का हो सकता है, इनफैक्ट खान पान भी नहीं है। एक ही चीज़ पकड़ रखी हुई है, वो है ज़ुबान। अब ज़ुबान जो है किसी भी, उसमें बसोत्रा साहब आपको तफसील से बताएंगे कि ज़बान क्राइटेरिया होती ही नहीं है किसी भी रिजर्वेशन के लिए। ज़ुबान से कोई बैकवर्ड या एडवांस कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। अब दूसरी बात ये है कि ये अब नौबत क्या आन पड़ी, अब क्या करने वाले हैं हम? अब मसला ये है कि हमारा ख़दशा ये है कि हमारा जो इसके अंदर पहाड़ी कम्युनिटीज़ के अंदर बहुत सारी गुरबा हैं, बहुत सारे मसाकीन हैं जो उनके पसमानदगान हैं। हम उनकी वकालत करते हैं, उनके लिए लड़ते हैं। हम उनकी जो ऑलरेडी उनको रिजर्वेशन मिली हुई थी उनको सेव करना चाहते हैं, उनके अंदर जो कमज़ोर तर लोग हैं। अब दूसरी बात ये है कि जनाब इस रिजर्वेशन के तहत अपर कास्ट को इंक्लूड किया जा रहा है। उसमें ब्राह्मण हैं, उसमें राजपूत हैं, उसमें सैयद हैं। अब कोई बोलेगा कि नहीं जनाब इस्लाम में अपर और लोअर कास्ट नहीं होती। इस्लाम में नहीं होती ना, मुसलमानों में तो है।
मुसलमानों में कैसे है उस पर किसी दिन इंशाल्लाह तफसील से डिबेट रखेंगे। अगर कोई पहाड़ी कम्युनिटी का बहुत बड़ा लीडर भी आके बात करना चाहता होगा, हम रेडी हैं, हम बात करेंगे उन पे कि कैसे मुसलमानों के अंदर भी आपने कास्टिज़म क्रिएट कर रखा हुआ है। अब हम इस्लाम की बात नहीं कर रहे, हम मुसलमानों के दरमियान की बात कर रहे हैं। अब लास्ट बात ये है कि यही 2 अटैम्प्ट जो हैं इस अपर कास्ट को शेड्यूल ट्राइब के अंदर इंक्लूजन के लिए, इस बिल को, गैर कानूनी बिल को पार्लियामेंट सेशंस के अंदर लाने की कोशिश की गई। सबसे पहले हमने पैदल मार्च किया, दूसरी मरतबा हमने मिसाल मार्च किए, और तीसरी मरतबा अब फिर से ये सेशन 4 तारीख से शुरू हो रहा है। अब हम आज आपके चैनल के ज़रिए से गवर्नमेंट को और लोगों से अपील ये कर रहे हैं कि आप तैयार रहिए। वैसे हम लोग हमारे कांटेक्ट में वो बिल्कुल रेडी हैं, और गवर्नमेंट से ये अपील कर रहे हैं कि आप इस तरह का ये जो गैर कानूनी बिल है इसको इनलिस्ट ना करें। अगर आप करते हैं, जिस दिन भी हमें ख़बर किसी भी सोर्स के ज़रिए से अथेंटिक ख़बर मिलती है कि आपने ये इनलिस्ट कर दिया ये बिल फिर से इस सेशन में, तो यकीन मानिए इस बार फिर से पैदल मार्च रिज्यूम होगा। और ये पैदल मार्च आपने पहले वाला देखा था, उसमें सिर्फ शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लोग मेजॉरिटी में थे। इस बार आपको गद्दी, सिप्पी, बोट कम्युनिटी के बुद्धिस्ट जो शेड्यूल ट्राइब के ज़ुमरे में आते हैं, शेड्यूल कास्ट के लीडर मेरे साथ बैठे हुए हैं, हमारे एडवोकेट बसोत्रा साहब हैं जो हमेशा हम सबको लीड करते हैं ओबीसी कम्युनिटी की तरफ से, और रेस्ट पूरे भारत देश के अंदर जितने भी आप देखते हैं, जितनी भी रिजर्व कैटेगरीज़ के लिए लड़ने वाली, आइडिया ऑफ रिजर्वेशन को बचाने वाले लोग हैं, वो सब हमारे कॉन्टैक्ट में। तो हम जो पैदल मार्च होगा अब की मरतबा जहाँ से भी हम रिज्यूम करेंगे वहाँ से लेकर दिल्ली तक हम नहीं रुकेंगे, चाहे उसके लिए गवर्नमेंट जो भी कर ले। आप सरकार को चेतावनी दे रहे हैं या धमकी दे रहे हैं? नहीं, ये ना तो चेतावनी है ना धमकी है। हम गवर्नमेंट से फ़िलहाल तो अपील कर रहे हैं। आप जानते ही हैं कि हम अल्फाजों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, अल्फाज बहुत ज़्यादा हम ना बोलते हैं, ना उस पे ध्यान देते हैं, और ना धमकियाँ कभी देते हैं। बस हमारा काम बोलता है इंशाल्लाह। आपने देखा भी है, चाहे वो इस कम्युनिटी की अगर आप बात करें, चाहे वो कठुआ की मासूमा का कत्ल हो, चाहे फिर डिल्यूशन की बात हो, चाहे वो राजौरी के अंदर 2 लड़कों का मर्डर का मामला हो, कश्मीर में जो फेक इनकाउंटर किया गया। तो इस कम्युनिटी के साथ जब भी मसाइल हुए हैं तो हम ट्राइबल हैं, इंशाल्लाह लड़ना जानते हैं। हम तो अकेले लड़ा करते थे, आज तो खुदा के फजल से हमारे साथ पूरी की पूरी रिजर्व कैटेगरी और जनरल कम्युनिटी में से भी वो लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं वो सारे के सारे हमारे साथ खड़े हैं। हमारी ताकत आज जो है 10 गुना ज़्यादा है इंशाल्लाह। और इस बार हम गवर्नमेंट को ये फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस तरह का कोई भी एक्शन ना लें, क्योंकि आने वाले वक्त में उनके लिए बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। तो आपको लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपकी रिक्वेस्ट को मानेगी? क्योंकि अगर उन्होंने मानना होता तो वो पहले ही यहाँ तक नहीं पहुँचते। नहीं, वो माने या ना माने वो उनका काम है, हमारा काम था कहना, हमने कहा। और अगर नहीं भी माना जाता तो उसके बाद जो हमने अपना लाएमल आपके सामने रखा है, क्या उस पर फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन होगा, पैदल मार्च क्या रूट रहेगा, क्या होगी, वो चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन हमने ये फिर से क्या, मैं आपके चैनल के ज़रिए से आपको बता रहा हूँ और सामीन को भी, कि जिस दिन हमें ये खबर मिलती है कि पार्लियामेंट के अंदर इनलिस्ट हो रहा है ये इलीगल बिल, उसी दिन से हम पैदल मार्च शुरू कर देंगे। तो इसका फ़ायदा या नुकसान भारतीय जनता पार्टी को क्या होगा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा नुकसान क्या होगा कि ओबीसी जो है पूरे मुल्क के अंदर कितनी बड़ी तादाद में है, शेड्यूल कास्ट कितनी बड़ी तादाद में है, हमारे ट्राइबल जो हैं वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर मुस्लिम हैं, बाकी पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो मुस्लिम नहीं है। तो वो भी कहीं ना कहीं किसी एंगल से बीजेपी वोट ले लिया करती थी। ओबीसीज़ का तो बहुत ज़्यादा वोट लेते हैं, शेड्यूल कास्ट को भी कहीं ये बेवकूफ़ बना के वोट ले लिया करते थे। तो जब ये सारे इकट्ठे होकर पूरे यहाँ से जम्मू से लेके दिल्ली तक जाएंगे और इसके अंदर नेशनल लेवल के जो भी ओबीसीज़ के लीडर हैं, शेड्यूल कास्ट के लीडर हैं, वो जो रफ्ता अलग अलग जगहों पे आके हमारा साथ देंगे, तो उससे जाहिर है पूरे मुल्क के अंदर जो एक्चुअल में गवर्नमेंट करने जा रही है कि ओबीसीज़ के अंदर भी दूसरी जातियों को डालने की कोशिश की जा रही है, और शेड्यूल ट्राइब क्रिएट करके रियल ट्राइबल की जो शेड्यूल ट्राइब स्टेटस है उसके अंदर डालने की कोशिश है। पूरे मुल्क के अंदर जब बात पता चलेगी तो आप देख लीजिएगा उसका क्या नतीजा आता है। वो खुद गवर्नमेंट को, मुझसे और आपसे ज़्यादा गवर्नमेंट को आइडिया है कि उनको क्या नुकसान होगा। अशोक बसोत्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, पेशे से एक एडवोकेट हैं, बातचीत करेंगे। अशोक सर, आप एक अच्छे जाने माने वकील हैं, और अगर हम बात करें पहाड़ी कबीले में, वहाँ पे जिन लोगों को एसटी स्टेटस का फ़ायदा होना है, वहाँ पे भी बहुत अच्छे बड़े बड़े वकील हैं। वो कहते हैं कि हम लोग फॉल करते हैं। आप कैसे ये बात कह सकते हो कि वो फॉल नहीं करते हैं? देखिए, सरकार भी कहीं ना कहीं उनके फेवर में चल रही है। हाँ, देखिए, हाँ, ये चीज़ जो आप कह रहे हैं सरकार उनके फेवर में है, ये बात सही कह रहे हैं आप। ऐसा है, पहले तो पहाड़ी कोई कबीला है नहीं। मेरे फाजिल दोस्त अभी तालिब जी इस बात को बड़ी वाज़े तौर पे बता रहे थे कि पहाड़ी कोई कबीला नहीं। सरकार तो मान रही है ना? नहीं, सरकार ने ये अभी देखिए नाम कितनी बार चेंज हुआ। पहाड़ी स्पीकिंग पीपल से शुरू हुआ, पहाड़ी एथनिक तक कहाँ पहुँचा। अब एथनिसिटी का तमगा भी तो सरकार ने उनको दिया। अगर वो एथनिक होते तो पहले दिन से होते, क्योंकि उनके पास एथनिसिटी की क्वालिफिकेशन नहीं थी,
तो पहाड़ी स्पीकिंग पीपल कहा जा रहा था। फिर बाद में जब ये पता चला कि एसटी में डालना है तो एथनिसिटी चाहिए, फिर एथनिक चेप दिया उनके साथ, तो यहीं से उनकी साजिश बेनकाब हो जाती है। तो सरकार उनके फेवर में है, आप ये मानते हैं? देखिए, सरकार हमारे अगेंस्ट है, ये भी मानते हैं। सरकार आपके अगेंस्ट भी नहीं है, वो कहते हैं कि भैया एसटी के साथ छेड़छाड़ नहीं नहीं, होगी, ऐसा नहीं, आप उनको गलत- उनका हक मिलेगा। देखिए, अगर सरकार हमारे अगेंस्ट में नहीं होती तो ये साजिश नहीं रचती। अब देखिए, असली साजिश को हम समझ लेते हैं। हुआ क्या है, पिछले 50 साल में SC ST OBC की रिजर्वेशन की वजह से इन कम्युनिटीज़ के बच्चे ज़्यादातर एजुकेशन की तरफ गए, नौकरियों में गए, आर्मी में गए, पैरामिलिट्री फोर्स में गए और जुडिशरी में गए। तो इनके अंदर एक अपलिफ्टमेंट हुई, सोशल स्टेटस भी इनका थोड़ा बढ़ा, इकोनॉमिक स्टेटस भी बढ़ा और इनकी से भी हो गई। और इनका नंबर क्योंकि बहुत ज़्यादा है तो पॉलिटिकल से तो इनकी बढ़ती चली गई। अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो अपर कास्ट है हमारे देश का सब रिलीजन्स में, उनकी प्रॉब्लम ये हो गई कि 5 या 6% उनकी सारी आबादी है। उनके बच्चों से अब हम आने वाले समय में हमारे बच्चे बहुत आगे निकलेंगे। शासन हमारे हाथ में होगा, प्रशासन, न्यायपालिका हम चलाएंगे, हो सकता है मीडिया पे भी हमारा ही कंट्रोल हो, साधनों संसाधनों पे हम बैठेंगे। तो उनको लगता है अब हमारे बच्चों का क्या होगा, तो क्या करना होगा, इनको रोकना होगा। रोकने के लिए क्या करना होगा, बाकी सारे हरबे बरत लिए, संविधान उनको आगे बढ़ने नहीं देता, कानून उनको आगे बढ़ने नहीं देता, तो एक साजिश रची गई है ST में स्वर्ण जातियों को इंक्लूड करने की। अब पहाड़ी स्पीकिंग के नाम पे वो अपर कास्ट जो लोग हैं उनको पहाड़ी स्पीकिंग शेड्यूल ट्राइब में ऐड कर लेंगे। उससे होगा क्या, और यही बात वो OBC के साथ भी कर रहे हैं। जैसे आपको पता होगा वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी प्रपोज्ड है OBC में, और भी कुछ अपर कास्ट ब्राह्मण भी प्रपोज्ड है उसमें OBC में। तो इससे होगा क्या, अब आने वाले समय में जो पोस्टें निकलेंगी उनमें जो OBC और ST के लोग अप्लाई करेंगे, तो जब उनकी लिस्ट बनेगी तो 80% पोस्टों पर पहले ही स्वर्ण जातियाँ काबिज हैं, चाहे वो शासन हो, प्रशासन हो, न्यायपालिका हो। मीडिया तो 99% उनके कब्जे में है, देश के साधन संसाधन भी उनके कब्जे में है। EWS के नाम पे 10% और उन्होंने ले लिया। तो अब आने वाले समय में जो लिस्टें ST और OBC की निकलेंगी, और मुझे लगता है SC के साथ भी साजिश होने वाली है, इसकी भी तैयारी चल रही है। तो ये जो लिस्टें निकलेंगी उसमें आप क्या देखेंगे, SC की लिस्ट हो या ST की हो या OBC की हो, सारे के सारे अपर कास्ट उसमें होंगे। तो जो रियल ट्राइबल्स हैं, जैसे गुज्जर बकरवाल हो गए, गद्दी, सिप्पी, बोट, जितने भी हैं रियल ट्राइबल, इनका एक भी बच्चा किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, प्रोफेशनल कॉलेज में या नौकरी में नहीं जा पाएगा। कोई SC, रियल SC की पोस्ट पे नहीं जा पाएगा। कोई रियल OBC जो शूद्राति शूद्र लोग हैं, जो शूद्र लोग हैं, जिनको हम नाई, जीवर, कुम्हार, जाट, ये एक भी नहीं जाएगा सब जगह। तो होगा क्या, 98% सीटों पे अपर कास्ट का कब्जा हो जाएगा। क्या ये मैंडेट है कॉन्स्टिट्यूशन का? क्या सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की रिजर्वेशन का ये कंसेप्ट था? और रिजर्वेशन सिर्फ इंडिया में नहीं है, मैं आपको बता दूं, इंग्लैंड में, अमेरिका में अफर्मेटिव एक्शन के नाम पे जो भी वंचित वर्ग होता है उसको मिलती है या भी मिल रही है। हालांकि वहाँ सोशल एंडोस्मोसिस का कंसेप्ट है, नीग्रो बच्ची के साथ दूसरे लोग भी शादी करते हैं, उनके बेटे बेटियां आपस में। हमारे यहाँ तो ये अभी इतना खुला नहीं हुआ, अब थोड़ा थोड़ा खुलने लगा है। तो वहाँ सोशल एंडोस्मोसिस के बावजूद वहाँ पे अफर्मेटिव एक्शन है। कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री अल्टीमेट वर्ल्ड पावर नहीं बन सकती है जब तक सारे सिटीजन्स को आप इक्वल ट्रीट नहीं करते। और इक्वल ट्रीटमेंट करने के लिए आपको इनइक्वल पीपल को इक्वल करना पड़ता है, उनको हिस्सा देना पड़ता है। यानी हर वर्ग को उसका हिस्सा मिले, तब लोकतंत्र मजबूत होता है, तब संविधान का सही मायने सामने आता है। तो ये साजिश है। इस साजिश को अगर हम समझें तो पहाड़ी स्पीकिंग या पहाड़ी एथनिक या पहाड़ी ट्राइबल एक झूठ है, फेक है। जैसे मोदी फेक OBC है, वैसे उसके ये षड्यंत्र भी फेक हैं। ये बेसिकली षड्यंत्र है ट्राइबल को डाइल्यूट करने का। इसका नतीजा देखिए क्या निकलेगा। सिर्फ जम्मू कश्मीर की पोस्टों पे ये ट्राइबल नहीं है, कल को सेंटर की पोस्टों में भी तो अपर कास्ट ही जाएगा ना, ट्राइबल के नाम पे, OBC के नाम पे। अब जैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पूरे देश में RSS और BJP गागा के प्रचारित करती है, ये हमारी ट्राइबल लेडी है, हमारी ट्राइबल लेडी है। फिर क्या होगा, कोई नारायण दत्त शर्मा होगा जम्मू कश्मीर का ब्राह्मण उच्च कोटि का, और उसको बताएंगे हमारा ट्राइबल लीडर है, क्योंकि वो वहाँ उस एरिया से होगा। या OBC में वो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों में से होगा। जैसे आपको पता ही है, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों के पास तो वोटिंग राइट भी नहीं था, मगर पंडित त्रिलोचन दत्त भी तो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी थे, वो डिप्टी CM बने। तो ब्राह्मणों की पावर का वो यहाँ से एनालाइज कर लीजिए, क्षत्रिय वैश्य को यहाँ से एनालाइज कर लीजिए। तो इस तरह से ये डाइल्यूशन होगी और हमारा जो रिजर्वेशन का कंसेप्ट है बर्बाद हो जाएगा, संविधान और ये देश बर्बाद हो जाएगा अगर ये बिल पास हुआ तो। अशोक जी, आपकी जो बातें हैं सुनने में और समझने में ठीक लगती हैं, लेकिन पावर में जो लोग हैं, जो सरकार है, जो सत्ता में लोग हैं, वो चाहते हैं कि पहाड़ी कबीले को, एथनिक ग्रुप को जो है ST स्टेटस में शामिल किया जाए। तो आप कैसे रोक सकते हैं उनको? देखिए, कुछ लोग पावरफुल थे, मुट्ठी भर लोग, तभी तो रिजर्वेशन का कंसेप्ट आया। बहुत बड़ी मेजॉरिटी को कुछ नहीं मिल रहा था, वो वंचित थे, तभी तो रिजर्वेशन का कंसेप्ट आया। तो
आप पावर में हैं, आप संविधान के विरोध में जाके काम करेंगे, कानून के विरोध में जाके काम करेंगे, रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश नहीं होने देंगे, तो फिर होगा क्या। बाबा साहब ने संविधान सभा में संविधान पे चर्चा के दौरान अपनी भाषण में एक बात कही थी कि वन मैन वन वोट वन वैल्यू के कंसेप्ट से मैंने सारे भारतीयों को बराबर कर दिया पॉलिटिकली, लेकिन सोशली और इकोनॉमिकली मैं बराबर नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जब तक इनमें पैरिटी नहीं आएगी तब तक देश मजबूत नहीं होगा, लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा और संविधान मजबूत नहीं होगा। ये आपकी बात का जवाब है। अब हमें ये करना होगा। मुट्ठी पर लोग चाहे पूरी सत्ता में बैठे रहें, पूरी तरह से पावरफुल रहें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर 545 की 545 सीटें बीजेपी को मिल जाएं तो क्या वो संविधान को वायलेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आर्टिकल 13 पढ़ लीजिए। आर्टिकल 13 कहता है कोई भी कानून अगर फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो तो चाहे फुल मेजॉरिटी से हो, 2/3 मेजॉरिटी से हो, कैसे भी हो, वो गैर कानूनी होगा, इल्लीगल होगा, उसको एब्रोगेट करना पड़ेगा। तो अगर एसटी में शामिल कर दिया जाता है उन लोगों को, नतीजा क्या निकलेगा इसका? नतीजा मैंने बता दिया, एक भी सीट जो है रियल ट्राइबल को नहीं मिलेगी। उसके अलावा मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि पैदल मार्च कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मतलब क्या होगा खामियाजा? हाँ। देखिए, बीजेपी को 3 तरह के खामियाजे भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। पहला, हम यहाँ से प्रोटेस्ट निकालेंगे, ट्राइबल हमारे भाई लोग यहाँ से जानवरों के साथ निकलेंगे, SC ST OBC सारे एक साथ यहाँ से निकलेंगे और हम दिल्ली तक कूच करेंगे और रास्ते में जितनी भी स्टेट्स पड़ती हैं और जो आगे पीछे की स्टेट्स भी हैं उनके लीडरान को भी हम रास्ते में बुलाएंगे, अपने साथ लेके शामिल करके पार्लियामेंट का घेराव करेंगे। इस तरह से बीजेपी को, RSS को हम एक्सपोज करेंगे। एक उनका ये नुकसान होगा। दूसरा, जब हम पार्लियामेंट पे बैठ के हो हल्ला करेंगे, अपनी आवाज़ पूरे जोर के साथ उठाएंगे, तो इंटरनेशनल लेवल पे RSS और बीजेपी की मिट्टी पलीत हो जाएगी। और तीसरा खामियाजा बीजेपी को अव्वल तो 3 दिसंबर को ही भुगतना है। 5 स्टेटों के जो चुनाव हैं, इस नतीजे में ही उनकी मिट्टी पुलीत हो जाएगी, वो धराशायी हो जाएंगे। और अगर कोई कोर कसर रह गई, उसके बावजूद 4 के सेशन में ये बिल आते हैं, OBC और SC वाले जो हम बात कर रहे हैं, तो 24 में MP की इलेक्शन आ रही है। मोदी साहब, RSS और भाजपा कमर कस के तैयार रहें। एक बार हमने इनको 2 सीटों में पहुंचाया था, इस बार 2 भी ढूंढते रह जाएंगे, क्योंकि पार्लियामेंट की एक भी सीट ऐसी नहीं है जहाँ के सारे अपर कास्ट लोग वोट डालें और एक भी सीट निकल जाए। आप कह रहे हो कि हम दिल्ली जो है मार्च करेंगे, लेकिन लखनपुर पार होने देंगे आपको? देखिए, उनके पास पावर है, उनके पास पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्स है, आर्मी है। वैसे 90% से ज़्यादा छोटे लेवल पे वहाँ भी लोग हमारे ही हैं, मगर चलो उनको हुक्म सरकारों का मानना भी पड़ सकता है, तो वो हमारा रास्ता रोकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अरेस्ट करेंगे, हम तैयार हैं। लाठियाँ चलाएंगे, सिर फाड़ेंगे, हम तैयार हैं। गोलियाँ चलाएंगे, मरने के लिए हम तैयार हैं। इससे ज़्यादा वो क्या करेंगे? इससे ज़्यादा क्या करेंगे? हम अपने लिए घर से नहीं निकल रहे। मैं अपने बीवी बच्चों का मुद्दा लेके यहाँ नहीं बैठा हूँ, मैं अपना कोई ज़ाती मफाद लेके यहाँ नहीं बैठा हूँ। ये मेरी कौम की, आने वाली नस्लों की प्रॉब्लम है जिसको हमें अब सुलझाना है। तो वो लोग, मैं अपने लोगों को भी ये अपील करना चाहूँगा, आपके इस मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से पूरे अपने लोगों में भी ये कहना चाहता हूँ, जिनको पुलिस के अरेस्ट करने से, लाठियों डंडों से, गोली लगने से, मर जाने से डर लगता हो, खुदाया हमारे इस रैली में ना आए, हमसे दूरी बना के रखें। बुज़दिल और कायरों के लिए इस तरह के काम नहीं किए जाते। ये अपनी कौमों को बचाने के लिए, सरफरोशी की तमन्ना लेके जो लोग निकलते हैं, उनके लिए ये चीज़ें हैं। तो अब हम निकले हैं तो अपने लोगों के लिए निकले हैं। जिंदा वापस आएंगे कि मुर्दा लाश कफन में आएगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर ये जंग हम हारेंगे नहीं। बीजेपी इलेक्शन जीत सकती है, मगर हमारी इस जंग को नहीं जीत सकती, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। अरेस्ट कर लें, जेल में डाल दें, गोली मार दें, फिर भी 100% हम जीतेंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। चलें, शुक्रिया मेरे से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया डैन साहब। अब पहाड़ियों को ST मिलता है या नहीं मिलता है, वो तो आता समय ही बता पाएगा। फिलहाल आप सबकी इस पे क्या राय है, अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।